Hello everyone, welcome to Prakshi classes. My name is Sakshi Verma and today we are going to discuss the topic regression analysis. Regression analysis की अभी तक हमने पार्ट नंबर 9 तक सारी वीडियोस देख ली हैं, मैंने सारी अपलोड कर दी हैं और मैं ये होप करके चल रही हूँ कि आप लोगों ने पार्ट नंबर 9 तक इसकी सारी वीडियोस देख ली हो, टॉपिक समझ लिया हो और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज का जो हमारा लेसन होगा वो लेसन हमारा पार्ट नंबर 10 होगा और इस पार्ट नंबर 10 में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड हैं रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। ठीक है, मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 9 में एक ऐसा क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ रिग्रेशन की प्रॉपर्टी को यूज़ करके। पार्ट नंबर 10 में भी मैं वही प्रॉपर्टी को यूज़ करके आपको मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगी जो डिफ़िकल्ट हैं और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, सो प्लीज़ बी कनेक्टेड विद प्राक्षी क्लासेस। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ डू दैट सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें और सारी वीडियोस को आप देखें और अपने कंसेप्ट को मेरे साथ क्लियर करके चलें। ठीक है, तो और पार्ट नंबर 10 को समझने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग सारी वीडियोस रिग्रेशन एनालिसिस की देख चुके हों। ठीक है, सो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखी वो भी देख लेना टाइम से। ओके, this course is beneficial for the BCom program, BCom honors and the students who are preparing for the NTA NET JRF in commerce as well as in management। ठीक है, ये कोर्स बहुत बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि रिग्रेशन का जो टॉपिक है वो है बहुत ईजी अगर आप इसको समझ लें, बट अगर आपको इसके कंसेप्ट को नहीं समझ आता तो आपके लिए ये मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक भी हो सकता है। ठीक है, और ये स्कोरिंग भी बहुत होता है क्योंकि इसमें से पूरा 7 या आपका अगर आप स्मॉल क्वेश्चन बात करें तो 6 या 7 का आता है और अगर आप फुल लेंथी क्वेश्चन की बात करें तो 16 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूरा बन सकता है। ठीक है, सो प्लीज़ अगर आपको अपने यूनिट में अच्छा स्कोर करना है तो आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से आराम से मेरे साथ समझना होगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑलरेडी गिवन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा x माइनस 58 इज इक्वल टू 46, सिग्मा y माइनस 58 इज इक्वल टू 9, सिग्मा x माइनस 58 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3086, सिग्मा y माइनस 58 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 483, सिग्मा x माइनस 58 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 58 इज इक्वल टू 1095, n इज इक्वल टू 7। ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और आपसे पूछा गया है कि आपको कैलकुलेट करना है रिग्रेशन इक्वेशंस और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तो हमें पता है r होता है और रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकलती है और x ऑन y निकलती है, बट रिग्रेशन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए बेटा, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, दैट मीन्स bxy भी चाहिए और byx भी चाहिए, राइट। अब अगर आप ये देखें bxy और byx, आप जितने भी अभी तक मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए हैं उन फॉर्मूलेज में या तो आपको r चाहिए होता है, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x चाहिए होता है या वेरिएंस चाहिए होता है। इस क्वेश्चन में ना तो स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है कहीं, ना वेरिएंस दिया हुआ है, ना कहीं r दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूलेज तो लग नहीं सकते। फिर मैंने आपको थोड़ा लेंथी फॉर्मूला सिखाया था, सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन एन डिवाइडेड बाय जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका सिग्मा एक्स का स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एन। ये आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकाल रहे थे। बट अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ना तो एक्स वेरिएबल की वैल्यूज़ दी हुई हैं ना वाई वेरिएबल की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर आप ये देखें तो मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी पिछली वीडियो में कि जब भी हमारा जो मीन होता है, क्या होता है हमारा मीन, दैट इज़ एक्स बार और वाई बार, जब भी हमारा मीन जो होता है वो डेसिमल में होता है तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम्ड मीन दैट इज़ अज्यूम्ड वैल्यू को कोई अज्यूम करते हैं और उसमें से डिविजन्स निकालते हैं। यही सिखाया था। हम वैसे डिविजन्स कैसे निकालते हैं, स्मॉल एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार, बट यहाँ पे हम एक्स बार को माइनस नहीं करते क्योंकि एक्स बार क्या है हमारा डेसिमल में, तो हम क्या करते हैं एक्स माइनस ए, या हम क्या करते हैं y माइनस ए। याद है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, जिसने पिछली वीडियो देखी है उसी को ये टॉपिक समझ आएगा। ठीक है, तो अगर आप ये देखें, ये जो लिखा है x माइनस 58, ये आपको कुछ ऐसा सा नहीं लग रहा है x माइनस ए, x तो वेरिएबल है, माइनस ए किया दिया हुआ 58। वैसे ही अगर y माइनस ए देखें तो y तो y है और यहाँ पर भी a 58 है,
तो दैट मीन्स ये जो x माइनस ए है और ये जो y माइनस ए है, दैट मीन्स जो x माइनस 58 है और y माइनस 58 है, इसको आप कोई नाम दे दो। वैसे हम स्मॉल x का नाम देते हैं, बट अगर हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो हम क्या नाम देंगे, u। दैट मीन्स जो हमारा x माइनस ए होगा हम उसको u नाम देंगे और y माइनस ए को भी हम क्या नाम देंगे, v नाम देंगे। यहाँ तक मेरी बात आपको क्लियर हुई? क्योंकि यहाँ पे अच्छा, अब बच्चा सोचेगा मैम आपने x माइनस एक्स बार क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में आपको कैसे पता कि आपका x बार 58 ही है? कहीं पे लिखा है? नहीं लिखा। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास ना दी हो कि x बार क्या है, आप अज्यूम नहीं कर सकते कि ये 58 ही x बार है। आप नहीं ले सकते ऐसे x बार। बात समझ आ रही है? अगर आपको इस क्वेश्चन में सिग्मा x और n दिया होता तो सिग्मा x को आप n से डिवाइड करते तो आपके पास x बार आ जाता। अगर ये वैल्यू x बार और ये 58 सेम होती तो हम इसको बोलते हैं x माइनस एक्स बार। बट इस क्वेश्चन में ना तो हमें सिग्मा x दिया हुआ है, ना हमें है बताया हुआ है कि x बार क्या है। तो इस x माइनस 58 जो ये 58 है, इसको आप x बार नहीं मान सकते। ये जो 58 आप इसको y बार नहीं मान सकते। ये बात याद रखिएगा, ठीक है? जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो आप x बार और y बार नहीं मान सकते। आपको उसको a ही मानना होगा। क्लियर? तो अब देखो मैंने सॉल्यूशन में क्या लिखा कि मैं x माइनस 58 को अज्यूम कर रही हूँ कि u है और इसको मैं कैसे पढ़ रही हूँ, x माइनस ए की तरह। वैसे ही मैं y माइनस 58 को अज्यूम कर रही हूँ कि ये v है, इसको मैं कैसे पढ़ रही हूँ, y माइनस ए। ठीक है, अब आगे देखो, अगर मैं x माइनस 58 को u पढ़ रही हूँ तो ये सिग्मा u हो गया। सिग्मा u कितना हो गया, 46। अगर मैं y माइनस 58 को v पढ़ रही हूँ तो सिग्मा v कितना हो गया, 9। अगर मैं x माइनस 58 को u पढ़ रही हूँ तो सिग्मा u स्क्वायर कितना हो गया, 3086। y माइनस 58 को v पढ़ रही हूँ तो सिग्मा v स्क्वायर इज इक्वल टू 483। x माइनस 58 इज u, y माइनस 58 इज v, तो सिग्मा u v कितना हो गया, 1095 और n तो हमारा 7 ही रहेगा। ये बात समझ आई? अब दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होते हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको पार्ट नंबर 9 में सिखा चुकी हूँ। अगर वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होते हैं तो इसका मतलब जो हम x के वेरिएबल के साथ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालेंगे वही रिग्रेशन कोफिशिएंट्स u और v वेरिएबल को यूज़ करके ही निकलेंगे, सेम वैल्यू रहेगी। बात समझ आ रही है? अगर जिसको भी ये पॉइंट नहीं समझ आया इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब होता है, प्लीज़ वॉच द पार्ट नंबर 9 वीडियो। उसमें मैंने पूरी क्लियरली समझाया है कि हमने क्या किया था, ऐसा क्यों मैंने बोला। तो अगर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमारे क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होते हैं, तो जो bxy, x की जगह हम क्या बोलेंगे u और y की जगह हम क्या बोलेंगे v, क्योंकि जो x वेरिएबल है यहाँ पे x वेरिएबल नहीं है, या x माइनस ए इज इक्वल टू यू बन गया है वो। तो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y होगा वही रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होगा, u ऑन v। जो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x होगा वही हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट होगा v ऑन u। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसी को बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो bxy किसके इक्वल होगा, buy के। ठीक है, जो हम bxy के रिलेटेड हम फॉर्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे, सिग्मा xy माइनस सिग्मा x इंटू सिग्मा y अपॉन n डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर अपॉन n। यहाँ पे y की जगह क्या हो जाएगा बेटा, v हो जाएगा और x की जगह क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा वी अपॉन n अपॉन में जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है y, बट y की जगह मैंने आपको क्या बोला, क्या हो जाएगा, v। सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v का होल स्क्वायर अपॉन में n। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। समझ आया? ठीक है, अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे अब आप देखें तो bxy इज इक्वल टू buy तो है, हमें पता है। सिग्मा uv हमें क्वेश्चन में गिवन है 1095, सिग्मा u 46 है, सिग्मा v 9 है। अगर आप पीछे वाली स्लाइड में देखें तो देखिए सिग्मा u 46 है, सिग्मा uv 1095 है, सिग्मा v 9 है और सिग्मा v स्क्वायर 483 है और n आपका 7 है। ठीक है, तो यही सिर्फ मैंने वैल्यूज़ ही पुट करी हैं। सिग्मा uv जो है वो आपका क्या है बेटा, 1095 है, सिग्मा u 46 है, सिग्मा v 9 अपॉन 7 और ये सारी वैल्यूज़ मैंने सिर्फ पुट की हैं। 483 माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 7, 1095 का 1095, 46 इंटू 9 अपॉन में 7 को डिवाइड किया तो 59.14 आ रहा है। ठीक है,
483 का 483, 9 इंटू 9 81, 81 का स्क्वायर किया 11.5। फर्दर सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर आ रहा है 1035.86 डिवाइडेड बाय 471.5। फर्दर सॉल्व किया तो इट इज़ 2.199। इसको मैंने अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया 2.20। आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दैट मीन्स जो मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट BXY आया, ठीक है, इज इक्वल टू 2.20। अब हमें ये UV की कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि हमें जो रिग्रेशन इक्वेशंस निकालनी है वो x ऑन y या y ऑन x निकालनी है, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है वो x और y वेरिएबल में है। बट मैंने ये UV का कंसेप्ट इसलिए लिया था क्योंकि वो जो x माइनस 58 और y माइनस 58 है उसको मैं फर्दर सॉल्व नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए मैंने x माइनस 58 को u ले लिया था, ठीक है। बात समझ आ रही है। अभी हमने एक रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला है, अब हम क्या निकालेंगे, दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट। अब हमें निकालना है y ऑन x पे रिग्रेशन कोफिशिएंट। अगर वो y ऑन x है तो इसका मतलब v ऑन u है। वैसे ही फॉर्मूला लिखा, सिर्फ नीचे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा v की जगह। 1095 माइनस 46 इंटू 9/7, 3086 माइनस 46 का होल स्क्वायर अपॉन 7। फर्दर सॉल्व किया तो 1095 माइनस 59.14, 3086 माइनस 302.28। फर्दर सॉल्व किया तो आंसर क्या आ रहा है 1035.86 डिवाइडेड बाय 2783.72। और हमारे पास जो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x आ गया तो हमारे पास कितना आ रहा है 0.37। दैट मीन्स आई गॉट टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, दैट इज x ऑन y एंड y ऑन x। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें मीन निकालना है, x बार निकालना है और y बार निकालना है। अगर आप नॉर्मल x बार निकालना चाहते हैं तो हम क्या करते थे, सिग्मा x अपॉन n, यही करते थे, और y बार निकालने के लिए सिग्मा y अपॉन n। बट बेटा यहाँ पे हमने अज्यूम्ड मीन का कंसेप्ट करा है, राइट। तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा u अपॉन n, क्योंकि आपने u दैट इज़ जो आपका अज्यूम्ड मीन से डिविएशंस ली थी उनको यूज़ करना पड़ेगा। a क्या था, जो आपने x माइनस 58 को लिया था u, तो इसी को तो x माइनस a बोलते हैं ना, तो व्हाट इज़ योर a, इट इज़ 58। वैसे ही y माइनस 58 को आपने जब v माना था तो दिस इज़ y माइनस a, तो a इज़ 58। ये ज़रूरी नहीं है a दोनों केस में सेम होगा, इट्स कैन बी डिफरेंट, ये भी याद रखना, ठीक है। पार्ट नंबर 9 वाली जो वीडियो थी उसमें जो हमारा a था x में अलग था और y में अलग था, तो दोनों अलग हो सकते हैं और दोनों सेम भी हो सकते हैं। a की जगह 58 लिखा, सिग्मा u हमारा 46 था, n हमारा 7 था। a की जगह 58 लिखा, सिग्मा v हमारा 9 था और n हमारा 7 था, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया तो 64.57 और नीचे वाले को सॉल्व किया तो 59.29, तो x बार आ गया 64.57 और y बार हमारे पास कितना आ गया 59.29। यहाँ तक क्लियर? अब रिग्रेशन कोफिशिएंट्स भी आ गए और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास मीन वैल्यूज़ भी आ गई। तो अब हमें क्या करना है, रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है। रिग्रेशन इक्वेशंस x ऑन y की बात करें तो x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू y माइनस वाई बार और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। x वेरिएबल को ऐसे का ऐसे ही रहने देना है, x बार जो आपने ये निकाला यहाँ पुट कर देना है, bxy जो आपने पहले निकाला था 2.20 और y माइनस वाई बार y ऐसे का ऐसे ही रहने देना है, y बार 59.29 पुट कर देना है। फर्दर सॉल्व करना है, इस 2.20 को y से भी मल्टीप्लाई करना है, इस 2.20 को 59.29 से भी मल्टीप्लाई करना है। बात समझ आ रही है? ओके, आगे देखो, x ही रहा, 64.57 भी ऐसे ही रहा, 2.20 इंटू वाई माइनस 130.438, x ऐसे ही रहा, ये माइनस 64.57 उधर जाके प्लस हो गया और फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 2.20y माइनस ऑफ 65.86। ये हमारी पहली रिग्रेशन इक्वेशन है। अब हमें दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है जो हमारी क्या है, y ऑन x पे। तो y ऑन x पे है तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार और किससे मल्टीप्लाई करोगे, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x से। y बार की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, x बार की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है, रिग्रेशन कोफिशिएंट की जगह उसकी वैल्यू पुट करनी है। फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ रही है, y इज इक्वल टू 0.37x प्लस 35.39। कुछ नहीं किया, इस 0.37 को x से मल्टीप्लाई किया, इस 0.37 को 64.5 से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस 59 उधर जाके प्लस हुआ, दोनों को सॉल्व किया तो बस बचा 35.39।
अगर किसी को भी इक्वेशन में सॉल्व करने में दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फर्दर सॉल्व करके आपको बता दूंगी कि कैसे मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, अब हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो हो गया है, अब हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट रह गया है। क्या रह गया है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यहाँ पर भी हमारी प्रॉपर्टी यूज होएगी। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है बेटा? ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। दैट मीन्स आर इज इक्वल टू, जब हम अंडर रूट करते हैं किसका? रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, राइट। तो आपको क्या करना है, जो आपने बी एक्स वाई निकाला दैट इज़ 2.20 और जो आपने बी वाई एक्स निकाला दैट इज़ 0.37, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके 0.814 आंसर आ रहा है। इसको अंडर रूट करो तो आंसर आ रहा है 0.902। तो मेरा जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है आर, वो कितना आ गया? 0.902। समझ आया आपको? कंसेप्ट क्लियर हुआ है? तो इस क्वेश्चन में दो पार्ट थे। पहला पार्ट था आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है और दूसरा पार्ट था आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालने। हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट भी निकल गया और हमारी रिग्रेशन इक्वेशंस भी निकल गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन बस यही डिफरेंट था कि आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी को इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन को यूज़ करके जो x माइनस समथिंग में दिया हुआ है उसको आपको u मानना है और जो y माइनस समथिंग में दिया हुआ है उसको आपको v मानना है। जब आप ये u और v मान लेते हो तो आपको x बार और y बार निकालना है और फॉर्मूले में पुट करना है। क्लियर हुआ कंसेप्ट? पक्का ऐसे तरीके के क्वेश्चन हो जाएंगे अब आपसे। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें आपको ये समझ आएगा कि अब मैंने आपको अभी जो क्वेश्चन मैंने कराया उसमें मैंने आपको एक रीज़न दिया था कि मैंने जो x माइनस समथिंग वैल्यू थी उसको मैंने x बार क्यों नहीं माना। ठीक है, यही बताया था ना कि आप ऐसे कुछ भी नहीं मान सकते। उसी से रिलेटेड, इसी बात को से रिलेटेड मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि हम क्यों उसको x बार नहीं मान सकते थे। ठीक है, देखिए अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या है, आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है n इज इक्वल टू 5, x पर आपको दिया हुआ है 10, y बार आपको दिया हुआ है 20, सिग्मा x माइनस 4 का होल स्क्वायर दिया हुआ है आपको 100, सिग्मा y माइनस 10 का होल स्क्वायर आपको दिया हुआ है 160, सिग्मा x माइनस 4 y माइनस 10 इज इक्वल टू 80। अगर आप ये बोलते हैं कि हम x माइनस एक्स बार करते हैं तभी हमारा छोटा x आता है, राइट। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो ये मुझे दिया हुआ है x माइनस 4, यही दिया हुआ है ना, राइट, यही दिया हुआ है। जबकि अगर ये x बार मेरा 4 होता तो क्वेश्चन में मुझे x बार 10 क्यों दिया हुआ है? मेरी बात समझ आई कि क्यों मैंने पहले वाले क्वेश्चन में x माइनस 58 को x माइनस एक्स बार क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि मुझे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं था कि x बार ये 58 होगा या नहीं होगा, मैं कंफ्यूज थी। ठीक है, तो आप उसको कभी भी x बार नहीं पढ़ेंगे, आप उसको a ही पढ़ेंगे। और इस क्वेश्चन में मुझे देखो डेफिनेटली पता चल गया है कि ये जो x माइनस 4 ये जो वैल्यू दी होती है ये x बार नहीं बन सकती, क्योंकि x बार आपका कुछ और है। बात समझ आई? और अगर ये x बार होता ना तो फिर वो सीधा सिग्मा x लिखता छोटा, क्योंकि छोटा x क्या डिनोट करता है? छोटा x डिनोट करता है कि हमने x माइनस एक्स बार की है ना। तो याद रखिएगा जब भी आपके पास क्वेश्चन में x माइनस समथिंग कोई वैल्यू गिवन होगी तो आप उस समथिंग वैल्यू को a अज्यूम करके चलेंगे, ना कि x बार मान के चलेंगे। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो अब अगर आप ये देखें तो x माइनस 4 जो आपको दिया हुआ है उसको आप क्या पढ़ेंगे? u, और इस x माइनस 4 को आपने कैसे पढ़ना है? x माइनस a की तरह। वैसे ये जो y माइनस 10 दिया हुआ है आपको, इसको आप क्या पढ़ेंगे? v, और इस y माइनस 10 को आपको कैसे पढ़ना है? y माइनस a की तरह। इसका मतलब जो ये 4 समथिंग वैल्यू माइनस है वो मेरा क्या है? a है, और जो मेरी y माइनस 10 समथिंग वैल्यू माइनस है वो मेरा क्या है? a। देखो यहाँ पे दोनों a अलग अलग है, तो दोनों a अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल रही हूँ? मैं निकाल लेती हूँ मीन निकाल लूँ। ठीक है, अब अगर मैं ये मीन निकालूँ, अगर इस क्वेश्चन में मैं मीन निकालूँ तो ऑटोमेटिकली तो मुझे मीन दिया हुआ है, तो मुझे मीन लगाने का फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ, आपको अभी पता चलेगा। मैंने फॉर्मूला लगाया x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा u अपॉन n, क्योंकि हम यहाँ पे u लगा चुके हैं तो अब हमारा क्वेश्चन u पे चला जाएगा। वैसे ही y बार का फॉर्मूला क्या होता है? y बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा v अपॉन n। x बार मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, a मैंने अभी लिया 4, सिग्मा u मुझे नहीं पता, n क्या है 5, क्योंकि बेटा ये जो है ये सिग्मा ये x माइनस 4 u तो है, बट ये सिग्मा u स्क्वायर दिया हुआ है, मुझे सिग्मा u कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। तो ये जो 4 है उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, तो 10 माइनस 4 कितना हुआ बेटा? 6।
सिग्मा यू का ही रहा और अपॉन में 5। वैसे ही ये 20 वाई बार है, ए 10 लिया है मैंने, ये रहा ए आपका 10 और ये वाई बार आपको 20 दिया हुआ है। सिग्मा वी अपॉन 5, ये जो 10 है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 20 में से 10 गया तो 10 और सिग्मा वी अपॉन 5। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये बीच में मैंने क्या करा है, ध्यान से देखिएगा। ये जो x-4 है इसको मैंने क्या लिया u, ठीक है, और ये जो y-10 है इसको मैंने क्या लिया v। इस x-4 की जगह मैं u लिख सकती हूँ, राइट। तो सिग्मा x-4 को हम क्या पढ़ेंगे सिग्मा u, और y-10 की जगह मैं v लिख सकती हूँ, तो सिग्मा y-10, तो सिग्मा y-10 की जगह हम इसको क्या पढ़ेंगे सिग्मा v। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे सिग्मा u और सिग्मा v की वैल्यू जो पता होगी तभी तो मैं रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालूंगी। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी सिग्मा u सिग्मा v की वैल्यू गिवन थी, बट इस क्वेश्चन में हमें सिग्मा u स्क्वायर और सिग्मा v स्क्वायर की वैल्यू गिवन है। अगर आपको सिग्मा u और सिग्मा v की वैल्यू यूज़ करनी होती है तो आपको मीन की वैल्यू चाहिए होती है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें मीन ढूंढना था, सिग्मा यू और सिग्मा वी की वैल्यू गिवन थी, पर इस वाले क्वेश्चन में क्या है हमें मीन गिवन है पर सिग्मा यू और सिग्मा वी की वैल्यू ढूंढनी है। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है। हम क्या करते थे, हम ऐसे करते थे ना, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा यू अपॉन एन। यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करी, यहाँ सिग्मा यू की वैल्यू पुट करी, एन की वैल्यू पुट करी तो एक्स बार आ गया। बट इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, बट ये वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस वैल्यू को ढूंढने के लिए हमें ये सब करना पड़ा। बात समझ आई है। तो ये जो क्वेश्चन है ये 3 तरीके के बन सकते हैं, या तो सब कुछ गिवन होगा तो आपको सिर्फ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं। जब आपको सब कुछ नहीं गिवन होगा तो सबसे पहले आपको एक्स बार और वाई बार निकालने हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालने हैं और फिर रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने हैं। और तीसरा पार्ट क्या है कि आपको मीन वैल्यू गिवन होगी तो आपको सिग्मा यू और सिग्मा वी निकालने हैं, जो हम थर्ड पार्ट अभी क्वेश्चन के कर रहे हैं। बात समझ आई, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैंने फर्दर सॉल्व में क्या करूँगी, 6 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो सिग्मा यू आ जाएगा, और 10 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर दूँगी तो सिग्मा वी आ जाएगा। तो देखो मैंने करा नेक्स्ट पार्ट में, 6 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया तो सिग्मा यू 30 आ गया, 10 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया तो 50 सिग्मा वी आ गया। अब क्या करना है, हमें पता है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन होते हैं। दैट मीन्स जो मेरा x था तो वो u बन जाएगा, और जो मेरा v था वो y था वो मेरा v बन जाएगा। तो bxy जो होगा वही रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू होगी जो मेरी u ऑन v पे होगी, और y ऑन x की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी जो मेरी v ऑन x पे वैल्यू होगी। कुछ नहीं करना है, सेम वही करना है। bxy किसके इक्वल है, buy के, तो जहाँ x है वहाँ u और जहाँ y है वहाँ v। फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। ये आपको यू वी गिवन है क्वेश्चन में, सिग्मा यू आपने अभी निकाला, सिग्मा वी आपने अभी निकाला, एन आपको गिवन है, सिग्मा वी का स्क्वायर। देखो अगर आप पीछे जाएंगे तो जो आपने y-10 v माना था तो सिग्मा v का स्क्वायर आपको 160 गिवन है। ये आपको u इंटू वी सिग्मा यू वी आपको गिवन है, और जो आपने सिग्मा v निकाला उसका होल स्क्वायर कर दो। ये देखो सिग्मा v आपने निकाला उसका होल स्क्वायर 50 इंटू 50 अपॉन 5। फर्दर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ रहा है। इसमें से माइनस किया तो -220, और इसमें से इसको माइनस किया तो -340। ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, दोनों माइनस कट के मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, 0.64। ये मेरा रिग्रेशन कोफिशिएंट आ रहा है एक्स ऑन वाई का। यहाँ तक क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें रिग्रेशन कोफिशिएंट किस पे निकालना है, y ऑन x पे। वैसे ही सिमिलर फॉर्मूला पुट करेंगे। यहाँ x मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x मीन्स u, दैट मीन्स यहाँ पे मेरा u का सब कुछ नीचे u का आएगा, सिग्मा u का होल स्क्वायर आएगा माइनस सिग्मा u का स्क्वायर माइनस सिग्मा u का होल स्क्वायर अपॉन n। सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है, ऊपर न्यूमरेटर सेम रहता है क्योंकि सिग्मा यू भी वही रहता है, सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी भी वही रहता है, और एन भी नहीं सेम रहता है, बस डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन द इंडिपेंडेंट फैक्टर कौन है। अगर मेरा x इंडिपेंडेंट फैक्टर है तो x की वेरिएबल्स में वैल्यू आएंगी, अगर मेरा y इंडिपेंडेंट वेरिएबल फैक्टर है तो फिर क्या होगा, तो y के वेरिएबल में वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है।
तो फर्दर सॉल्व किया तो ये क्या आ रहा है -220 अपॉन -80, माइनस से माइनस कटा और आंसर क्या आ रहा है 2.75। ये मेरा एक रिग्रेशन कोफिशिएंट आ गया और पहले भी मेरा एक रिग्रेशन कोफिशिएंट आ चुके हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो मुझे क्या निकालना था, मुझे सिर्फ रिग्रेशन कोफिशिएंट्स निकालना था। देखिए रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालना है और कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशंस नहीं निकालनी है, तो सीधा मैंने रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला। अगर मुझे बोलता रिग्रेशन इक्वेशंस निकालने के लिए तो मैं रिग्रेशन इक्वेशन फिर निकालती, बट यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालने के बाद मुझे सीधा कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है। और रिग्रेशन कोफिशिएंट को यूज़ करके कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकलता है, प्रॉपर्टी सिखाई थी मैंने आपको कि कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का। दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करो 1.76, उनका अंडर रूट निकालो 1.326, तो मेरा कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना आ रहा है 1.326। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है आर की वैल्यू -1 से लेकर +1 तक ही लाई करती है, ना -1 से इस तरफ जाएगी लेफ्ट साइड, ना +1 से राइट साइड जाएगी। दैट मीन्स -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में आंसर देखें तो 1.326 आ रही है जो +1 से बड़ी वैल्यू है, तो आपको इन द लास्ट क्वेश्चन में लिख कर आना पड़ेगा बट आर कैन नॉट एक्सीड 1, दस गिवन इन्फॉर्मेशन इज इनकन्सिस्टेंट। जो हमें डाटा गिवन है वो गलत है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? ये पॉइंट आपको लिख कर आना पड़ेगा, नहीं तो आपकी आर की वैल्यू गलत है, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है। दैट मीन्स जो हमें डेटा इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमारी इनकन्सिस्टेंट है, दैट इज़ रॉन्ग है, हम इस डेटा पे रिलाई नहीं कर सकते। बात क्लियर हुई है? ओके, सो आई होप कि ये जो टॉपिक है रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन की जो प्रॉपर्टी है रिग्रेशन कोफिशिएंट की, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी है। अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं एक और वीडियो क्रिएट करूँ जिसमें आपको ज़्यादा समझ आए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल प्राक्षी क्लासेस। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें। और सब्सक्राइब के साथ एक बेल आइकन भी होगा, प्लीज़ प्रेस ऑन इट, जिससे ये होगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप सारी वीडियोज़ को वॉच करें। ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब इट for sure, and please share more and more videos with your friends so that हर कोई इस वीडियो को अप्रोच कर सके और कंसेप्ट को क्लियरली समझ सके। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।